हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सामने के दरवाजे से इप्शिता के पिता और उदयवीर अंदर आए और वहीं हाल में बैठते हुए बोले, क्या बात है? क्या बातें चल रही हैं माँ बेटी में? इप्शिता के पिता के बैठते ही नंदिनी उठकर खड़ी हो गई और उदय वहीं नंदिनी के बगल में आकर खड़ा हो गया। इप्शिता की माँ ने कहा, वो रानी सा का फोन था। उन्होंने शादी की डेट बढ़ा दी है। अब शादी 1 हफ्ते बाद नहीं बल्कि 1 महीने बाद होगी। इप्शिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नंदिनी और उदय भी ये बात सुनकर काफी खुश हो गए। इप्शिता के पिता के चेहरे पर थोड़ी उलझन साफ नजर आने लगी थी। इप्शिता की माँ इप्शिता के पिता को बाकी सारी बातें बताने लगीं, जो रानी सा ने उनसे कही थीं। इप्शिता नंदिनी और उदय के साथ सीधे अपने कमरे में गई। इस तरह अचानक से शादी के लिए समय बढ़ाने का फैसला इप्शिता के पिता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने फिलहाल इप्शिता के सामने कुछ नहीं कहा और इस बारे में सोचने लगे। नंदिनी ने इप्शिता को गले लगाते हुए कहा, खुश हो जा ईशु, भगवान ने तेरी सुन ली। तेरी सासू माँ ने तो खुद ही डेट 1 महीने बढ़ा दी है। इप्शिता खुश होते हुए बोली, हाँ यार, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो मैं अपने एग्ज़ाम आराम से दे पाऊंगी। सच में यार, कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। उदय इप्शिता को खुश देखकर मुस्कुराकर बोला, तो फिर ठीक है। अब अगर मेरी बहन इतनी खुश हो ही गई है तो फिर हम थोड़ी सी पार्टी कर लें। कैसी पार्टी? उदय की बात सुनकर नंदिनी ने पूछा। उदय इप्शिता के बगल में आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी बहन इतनी खुश है तो पिज़्ज़ा पार्टी हो जाए। ईशु का फेवरेट पिज़्ज़ा मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। इप्शिता उदय के मुंह से पिज़्ज़ा पार्टी की बात सुनकर खुश हो गई। उसने उसे बगल से गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट। उदय इप्शिता की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सबके लिए पिज़्ज़ा और ड्रिंक ऑर्डर करने लगा। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर घर पर आ गया। नंदिनी और उदय काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उदय पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए इप्शिता के कमरे से बाहर निकला। इप्शिता ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फाइनली अब हम अपने एग्जाम तो दे पाएंगे, वरना हमें तो ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी शादी होने की वजह से हमारा पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा। नंदिनी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे वैसे भी तू इतनी अच्छी है तो भगवान जी तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। नंदिनी और इप्शिता बात कर ही रही थीं कि तभी उदय पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेकर कमरे में आया। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, क्या बातें हो रही थी मेरे बिना? इप्शिता ने कहा, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। उदय ने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, चलो बाकी बातें बाद में, पहले हम अपनी छोटी सी पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। कल से मेरी ईशु इतनी ज्यादा उदास थी, थोड़ा खुश होना तो बनता है। उदय ने इप्शिता की तरफ देखकर ये कहा तो नंदिनी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी और तीनों वहीं कमरे में बैठकर पिज़्ज़ा पार्टी करने लगे। तभी नंदिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वैसे ईशु, मैं सोच रही थी कि अब जब तेरी शादी में 1 महीने का समय है तो फिर अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे और तेरी शादी के फंक्शन जब शुरू होंगे तभी मैं वापस आ जाऊंगी। उदय ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो खाते खाते रुक गया। उसने नंदिनी की बात सुनी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। इप्शिता ने कहा, अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुझे जाने की क्या जल्दी है? तुम अभी कुछ दिन और यहीं पर रहो ना मेरे साथ। नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं यार, अभी मेरा चला जाना ही ठीक होगा। वैसे भी तेरी शादी है तो मुझे भी तो तेरी शादी को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। मुझे भी थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी होगी, इसलिए कल की कोई फ्लाइट देख लेती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसमें मुंबई की फ्लाइट चेक करने लगी। उदय नंदिनी के फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। तभी नंदिनी ने कहा, एक फ्लाइट कल की है और दूसरी परसों की, तो मैं कल वाली फ्लाइट बुक कर लेती हूँ। नंदिनी ने जैसे ही ये बोला, इप्शिता ने तुरंत उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन लेते हुए कहा, नहीं, 1 मिनट रुको, तुम तो बिल्कुल घोड़े पर सवार हो। 1 मिनट रुक कर मेरी बात तो सुन लो। नंदिनी ने कहा, जानती हूँ मैं तुझे, मुझे रुकने के लिए बोलेगी, लेकिन समझाकर ईशु, और कितने दिन यहाँ तेरे घर में रहूंगी? और वैसे भी इतने दिन से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ और अगर ज्यादा दिन रुकी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे।
इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखकर बोली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं जब वक्त चाहूँ तुझे यहाँ रोक सकती हूँ। उदय ने भी उन दोनों की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ईशु बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। नंदिनी उदय की बात सुनकर बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच गाइज, लेकिन एग्जाम की तैयारी भी है और साथ ही मुझे बाकी सारी चीजें भी तो अपनी देखनी है। मम्मी से मिलने भी जाना है और उसके बाद हॉस्टल। नंदिनी के इतना समझाने पर इप्शिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी कल की नहीं परसों की फ्लाइट बुक करो। हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। फिर एग्जाम देने के बाद तुम मेरे साथ ही वापस भी आ जाना। जैसे ही इप्शिता ने ये बात कही, उदय खुश होते हुए बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम दोनों साथ में जाओ और एग्जाम देकर साथ में ही वापस आ जाना। उदय की ये बात सुनकर नंदिनी उदय की तरफ देखने लगी। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही इप्शिता ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी ये सही लग रहा है, लेकिन उससे पहले हमें मम्मी पापा से बात करनी होगी। उदय ने इप्शिता को सुझाव देते हुए कहा, हाँ तो ठीक है ना, तुम मम्मी और पापा से सुबह ब्रेकफास्ट के समय बात कर लेना। नंदिनी इप्शिता की तरफ देखकर उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। इप्शिता ने कहा, हाँ उदय भाई, आप ठीक कह रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के समय ही हम मम्मी पापा से बात कर लेंगे। उदय ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। उस समय पर हम सब एक साथ बैठे होंगे, तब तुम आराम से पापा से परमिशन ले लेना। इप्शिता उदय की बात सुनकर कुछ सोचने लगी और उसके चेहरे के भावों को इस तरह बदलते देख उदय और नंदिनी दोनों काफी उलझन से उसकी तरफ ही देखने लगे। तभी नंदिनी ने इप्शिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ ईशु, क्या सोच रही हो? इप्शिता ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, हम यही सोच रहे हैं कि मम्मी पापा हमें एग्जाम देने जाने तो देंगे ना? अगर उन्होंने हमें अभी भी वहां जाने से मना किया तो फिर हम क्या करेंगे? नंदिनी इप्शिता की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और वो भी थोड़ा सोच में पड़ गई। उदय ने उन दोनों का चेहरा उतरता हुआ देखा तो उसने दोनों को ही समझाते हुए कहा, अरे आप दोनों इतना अपसेट क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अब जब शादी में 1 महीने का समय है तो हमें नहीं लगता मम्मी पापा को तुम्हें वापस हॉस्टल भेजने में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी फाइनल एग्जाम है। इप्शिता अभी भी सोच में पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में वो उदय की बात का यकीन करे या नहीं, क्योंकि उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि उसकी माँ पिता उसे शायद अब एग्जाम देने के लिए नहीं जाने देंगे। इप्शिता को इतना सोच में डूबा देखकर नंदिनी ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अब फिर से क्या सोचने लगी तुम? इप्शिता ने कहा, वही सोच रहे हैं हम। पता नहीं क्यों दिल में बड़ी अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें रोक ही लेंगे। उदय ने इप्शिता के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ईशु, तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी ब्रेकफास्ट के समय पर मैं भी रहूंगा ना वहां पर। अगर मॉम डैड ने कोई बहाना बनाने की कोशिश की तो मैं उनसे बात करूंगा। इप्शिता उदय की बात सुनकर उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच भाई, आप हमेशा मेरे साइड ही रहते हो। आई एम रियली लकी। उदय के गले लगकर ये बात बोलते हुए इप्शिता थोड़ी इमोशनल हो रही थी। नंदिनी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा बस बस, आप दोनों ज्यादा इमोशनल ना होइए। चलिए हम अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना सॉफ्ट ड्रिंक का कैन उठाया और तीनों चीयर्स करके अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगे। क्रमशः हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अभिमन्यु अपने कमरे में था और अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। अभिमन्यु ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो वहां समर्थ नाम फ्लैश हो रहा था। अभिमन्यु ने समर्थ का फोन कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम हमें इस समय फोन क्यों कर रहे हो? हम अभी थोड़े व्यस्त हैं ऑफिस के काम में। समर्थ ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम अपने ऑफिस के काम में ही तो व्यस्त रहते हो हमेशा। खैर, अब तुम ये अपनी आदत थोड़ी बदल लो और भूलो मत कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तुम्हें काम को अपनी प्राथमिकता छोड़कर अपनी भाभी को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी, समझ रहे हो ना? अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने हमें यही बताने के लिए फोन किया है क्या? समर्थ ने हंसते हुए कहा,
अरे नहीं नहीं, हमने तो तुम्हें तुमसे यही पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अब शादी में तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है, तो तुम फटाफट बताओ कि हमारी बैचलर्स पार्टी कब है। मैं तो सोच रहा था कि कल ही तुम हमें बैचलर्स पार्टी दे दो, क्योंकि उसके बाद तुम अपनी शादी की तैयारी में और ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे, फिर तो तुम्हारे पास अच्छा बहाना भी हो जाएगा। अभिमन्यु ने समर्थ की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे बाबा, तुम्हें बैचलर पार्टी की इतनी जल्दी क्यों है? और अब हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं हो रही। हमने शादी की तारीख आगे बढ़वा दी है। अब शादी 1 हफ्ते में नहीं बल्कि 1 महीने बाद है। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी, वो बिल्कुल शॉक्ड होते हुए बोला, क्या तुमने तारीख आगे बढ़वा दी? लेकिन क्यों? अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी आंखों के सामने इप्सिता का चेहरा आने लगा। उसने समर्थ को मनाते हुए कहा, तुम ये सब छोड़ो, हम तुम्हें पूरी बात बाद में बता देंगे, अभी तुम फोन रखो। समर्थ ने जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें अभी जानना है। बताओ आखिर बात क्या है? तुमने तारीख आगे क्यों बढ़वाई है? हमें बताओ, वरना हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। अभिमन्यु ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, हम तुम्हारी ये जिज्ञासा की आदत से बहुत परेशान हैं। समर्थ ने और भी ज्यादा जिज्ञासु होते हुए कहा, जब तुम हमें अच्छी तरह से जानते हो, उसके बाद भी इस तरह के सवाल क्यों करते हो? चलो जल्दी से हमें बताओ कि आखिर बात क्या है। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था भाभी जी से बात करने के लिए, तुमने उनसे बात की? अभिमन्यु ने इप्सिता के उदास चेहरे को याद करते हुए कहा, हाँ बात की थी मैंने, मगर इप्सिता ने हमें कुछ भी नहीं बताया। समर्थ बड़ी ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था और उसने कहा, क्या उन्होंने तुझे कुछ भी नहीं बताया? तो फिर तुमने तारीख आगे क्यों बढ़वाई? अभिमन्यु ने कहा, असल में बात ये है कि इप्सिता अपने फाइनल एग्जाम देना चाहती है, जो कुछ ही दिनों में है, और शादी की वजह से वो अपने एग्जाम नहीं दे पा रही थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक उसने हमसे ठीक से बात भी नहीं की, लेकिन हमने उसके दोस्त नंदिनी से बात की और उसने हमें पूरी बात बताई। समर्थ ने जैसे ही नंदिनी का नाम सुना, उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, नंदिनी? अरे हाँ, वही जो उस दिन भाभी के साथ आई थी। अभिमन्यु ने कहा, हाँ, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसने हमें पूरी बात बताई। इसीलिए हमने माँ से आकर बात की और बहुत मुश्किल से माँ हमारी बात से सहमत हुई, तब जाकर ही शादी की तारीख आगे बढ़ी। हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दबाजी में शादी होने की वजह से इप्सिता के एग्जाम रह जाएं और वो अपनी पूरी जिंदगी पछताए और शादी के बाद भी खुश ना हो। समर्थ ने जब अभिमन्यु की पूरी बात सुनी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया और उसने अभिमन्यु को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, अभी तो तुम्हारी शादी हुई भी नहीं और तुम पहले से ही भाभी की इतनी केयर करने लगे। तुम तो अभी से उनका बड़ा ध्यान रख रहे हो। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अवंतिका के बाद तुम किसी के बारे में भी इतना सोचोगे। अभिमन्यु समर्थ की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसका चेहरा उतर गया और अवंतिका का नाम सुनते ही वो जैसे किसी गहरी सोच में चला गया। समर्थ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वैसे चलो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि तुम अभी से अपनी वाइफ के बारे में इतना सोच रहे हो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उस अवंतिका की वजह से तुम अब कभी दोबारा किसी लड़की पर भरोसा ही नहीं कर पाओगे। जैसे ही अभिमन्यु ने दोबारा समर्थ के मुंह से अवंतिका का नाम सुना, वो इरिटेट होकर बोला, समर्थ, हमसे बात करते समय तुम फालतू लोगों के नाम लेकर हमारा मूड खराब मत किया करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमें उसके नाम से भी कितनी जलन होती है, फिर भी तुम बार बार उस लड़की का नाम ले रहे हो। फोन रखो, अब हमसे कोई बात नहीं करनी। समर्थ समझ गया कि अभिमन्यु काफी ज्यादा इरिटेट हो गया है। वो सॉरी बोलते हुए बोला, आई एम सॉरी अभी, एक्चुअली मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, वो तो ऐसे ही बात बात में मैंने बोल दिया। अभिमन्यु ने ठीक से समर्थ की पूरी बात सुनी भी नहीं और उसने दूसरी तरफ से फोन काट दिया। समर्थ फोन की तरफ देखते हुए बोला, शिट, क्या जरूरत थी अवंतिका का नाम लेने की? शायद मैंने अभी को नाराज कर दिया। समर्थ ने तुरंत अभिमन्यु को दोबारा फोन मिलाने की कोशिश की। वो अभी उसका नंबर डायल कर रहा था, लेकिन अभिमन्यु ने अपना फोन साइलेंट कर लिया और उसका फोन पिकअप ही नहीं किया। वो फोन साइड में रखकर वहीं सोफे के बैकहेड से टेक लगा लिया और किसी गहरी सोच में डूब गया। अभिमन्यु काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसने सोफे पर टेक लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था जैसे कि वो किसी के बारे में सोच रहा है। शायद वो अवंतिका के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन सुबह
सूर्यवंशी हवेली में इप्शिता, नंदिनी, उदय और अपनी माँ पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सब ब्रेकफास्ट करने में व्यस्त थे। तभी इप्शिता ने अपनी माँ पिता की तरफ देखा। वे दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उदय ने इप्शिता की तरफ देखकर उनसे बात शुरू करने का इशारा किया। इप्शिता ने अपनी पलकें झपकाई और अपने माँ पिता की तरफ देखकर बोली, माँ पिता, हमें आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। इप्शिता की आवाज सुनते ही उसके माँ पिता दोनों उसकी तरफ देखने लगे। इप्शिता के पिता ने बड़े ही प्यार से पूछा, बोलिए इप्शिता, क्या बात करनी है आपको हमसे? इप्शिता की माँ उसे घूरते हुए देख रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उन्हें पता है कि इप्शिता क्या बात करने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने इप्शिता के बीच में नहीं बोली और उन्होंने इप्शिता को ही पहले बोलने दिया। इप्शिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ पिता, असल में अब जब शादी की तारीख 1 महीने बाद की हो गई है तो फिर हम अपने एग्जाम देने के लिए कॉलेज जा सकते हैं ना? एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 15 दिन बाद एग्जाम है और 5-6 दिन में हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम वापस यहाँ आ जाएंगे। और वैसे भी कल नंदिनी यहाँ से जा रही है, तो अगर हम उसके साथ ही चली जाएं तो कैसा रहेगा? हमें नंदिनी का साथ भी मिल जाएगा और हम उसी के साथ फिर शादी के समय पर वापस भी आ जाएंगे। इप्शिता के पिता ने इप्शिता की माँ की तरफ देखा। इससे पहले इप्शिता के पिता कुछ बोल पाते, उससे पहले ही इप्शिता की माँ ने इप्शिता से कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की। और वैसे भी एग्जाम तुम्हारे 15 दिनों के बाद है ना, तो 15 दिनों बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी आप कहीं नहीं जाएंगी। इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसका दिल टूट गया और वो बड़ी ही हैरानी से अपने माँ पिता की तरफ देखते हुए बोली, क्या बोल रही हैं माँ आप? हमें अपने एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है, तो हम अगर अभी चली जाएंगी तो उसमें समस्या ही क्या है? इप्शिता के पिता ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, आप समझने की कोशिश करिए। अभी आपका कहीं भी जाना ठीक नहीं है। आप अब सूर्यवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली हैं, इसलिए हम आपको कहीं पर भी इस तरह अकेले नहीं भेज सकते। इप्शिता हैरानी से अपने पिता की तरफ देखने लगी। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता के पिता ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, बेटा, समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं है। तुम अब राजवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली हो, इसलिए हम तुम्हें कहीं अकेले नहीं भेज सकते। इप्शिता ने ये बात सुनकर दिल टूट गया और वो हैरानी से माता पिता की ओर देखते हुए बोली, क्या कह रही हैं मम्मी आप? हमें एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है। अगर हम अभी चले जाएं तो क्या प्रॉब्लम है? इप्शिता के पिता ने फिर समझाने की कोशिश की, बेटा, समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं है। तुम अब राजवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली हो, इसलिए हम तुम्हें कहीं भी इस तरह अकेले नहीं भेज सकते। इप्शिता हैरानी से अपने पिता की ओर देखने लगी। तभी उदय, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, बोला, मम्मी पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ कि इशी अब राजवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने एग्जाम छोड़ दे। और वैसे भी अभी शादी में काफी समय है, तब तक इशी एग्जाम देकर वापस भी आ जाएगी। फिर आप लोग उसे जाने से क्यों मना कर रहे हैं? उदय के पिता ने उसे घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो उदय और ऑफिस जाओ। आज की मीटिंग अटेंड करो। मुझे आने में देर हो सकती है। मुझे एक और क्लाइंट से मिलना है, इसलिए तुम अभी निकलो। उदय ने कहा, लेकिन डैड, इप्शिता की माँ ने उदय को घूरते हुए कहा, जाइए उदय, आपको हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। उदय इप्शिता की ओर देख रहा था। इप्शिता की आंखों में आंसू थे। इप्शिता ने माता पिता की ओर देखते हुए कहा, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? हमें अपने एग्जाम देने हैं। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या मम्मी? अब जब अभिमन्यु की माँ ने खुद शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है, तो आप इतना क्यों सोच रही हैं? और वैसे भी हम शादी के लिए मन नहीं कर रहे ना। शादी तो हम आप लोगों की मर्जी से ही कर रहे हैं। क्या आप हमें एग्जाम देने की भी इजाजत नहीं देंगी? उदय के पिता इप्शिता की बात सुनकर कुछ नहीं बोले और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने कोट का बटन लगाते हुए कहा, इप्शिता, तुम एक रॉयल फैमिली से हो, ये बात मत भूलो और छोटी छोटी बातों पर जिद करना छोड़ दो। अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। इप्शिता ने अपने पिता की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, डैड, हम अपनी सारी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं और हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम तो बस एग्जाम। इप्शिता अपनी बात पूरी कर ही रही
रही थी कि उसकी माँ ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया। दैट्स इनफ इप्शिता, चुप रहिए आप। आपको अपने पापा से इस तरह बहस करने की जरूरत नहीं है। इप्शिता अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई। ड्रामा जैसे खत्म करते हुए उसके पिता ने उदय की ओर देखते हुए कहा, चलिए उदय। उदय को मजबूरी में उठकर खड़ा होना पड़ा और वह अपने पिता के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। इप्शिता अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी इप्शिता की माँ ने तेज आवाज में कहा, बस इप्शिता, आप और कुछ नहीं बोलेंगी। हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, आप अपने एग्जाम देने नहीं जाएंगी। अब आपको बस शादी करनी है और राजवंश राज परिवार की बहू बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। सुन लिया आपने? इप्शिता ने ये शब्द सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी ने इप्शिता के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, किंतु इप्शिता की माँ ने उसे घूरते हुए कहा, रोना धोना बंद करिए। आप छोटी बच्ची नहीं हैं जो इस तरह रोने पर हम आपकी जिद पूरी कर देंगे। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना कहकर इप्शिता की माँ डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई और इप्शिता वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोने लगी। इप्शिता को इस तरह रोते देखकर नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ इप्शिता, तुम रोना बंद करो। तुम इस तरह रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम कुछ न कुछ सोचेंगे। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, क्या सोचेंगे? और सोच भी लिया तो हम सोचकर क्या कर लेंगे? मम्मी पापा ने तो साफ मना कर दिया है। अब हम एग्जाम देने ही नहीं जा सकते हैं। इप्शिता रोते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली गई। वह बहुत उदास और परेशान होकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। दोपहर को लंच करने के लिए भी बाहर नहीं आई। नंदिनी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इप्शिता उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर राजमहल में अर्पिता और जयराज को जब ये पता चला कि शादी अब 1 हफ्ते बाद नहीं बल्कि 1 महीने बाद है, तो अर्पिता अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में गई। उसे देखकर रानी सा ने कहा, अर्पिता, अगर आप कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। इतनी जल्दी क्या है वापस जाने की? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ सा, वैसे भी शादी में अब 1 महीने का समय है, तो हम यहाँ बेवजह रुककर क्या करेंगे? वैसे भी शादी से कई दिन पहले तो हमें यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि बेहतर होगा कि हम अभी घर वापस चले जाएं। और हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि हमने तय कर लिया है कि हम शाम को ही जयराज जी के साथ चले जाएंगे। मासा ने अर्पिता को गले लगाया और उसके साथ ही सीधे अपने कमरे से बाहर निकल आईं। अर्पिता जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी अभिमन्यु की कार मेन गेट से अंदर आई। उसे देखकर अर्पिता ने कहा, भाई सा की कार, भाई सा जल्दी आ गए क्या? अर्पिता की माँ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, जैसे ही हमने अभिमन्यु को बताया कि आप वापस अपने ससुराल जा रही हैं, वैसे ही वो अपनी मीटिंग खत्म करके तुरंत आ गए। अर्पिता ने कहा, क्या जरूरत थी मासा आपको भाईसा को परेशान करने की? अर्पिता बोल ही रही थी, तभी अभिमन्यु कार से बाहर उतरा और उसने अर्पिता की बात सुन ली। वो अर्पिता के सामने आकर बोला, हमारी बहन वापस जाए और हम उसे सी ऑफ करने ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अर्पिता अभिमन्यु को साइड हक करते हुए बोली, भाई साहब, कोई हम पहली बार अपने ससुराल नहीं जा रहे हैं। अभिमन्यु ने अर्पिता की बात बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहन के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़े एक बॉक्स को अर्पिता के हाथ में दे दिया और रानी सा ने कार में कई गिफ्ट बॉक्स रखवाए। अर्पिता ने हाथ में पकड़े ज्वेलरी बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें हीरे का एक हार था। इसे देखकर अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, क्या भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? तभी जयराज कमरे से बाहर निकल कर आया और अभिमन्यु और मासा के साथ अर्पिता को खड़ा देखकर उनके बगल में आकर खड़ा हो गया। ठीक है मासा, चलते हैं हम। अभिमन्यु ने जयराज से हैंडशेक किया। जयराज ने अभिमन्यु के कंधे को थपथपाते हुए कहा, ठीक है साले साहब, अब तो आपसे आपकी शादी में ही मुलाकात होगी। अभिमन्यु जयराज की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अर्पिता अभी भी मासा के बगल में खड़ी थी। जयराज उसे घूरते हुए बोला, चलिए अर्पिता, वरना घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। अर्पिता ने जयराज की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और अभिमन्यु और मासा से विदा लेने के बाद चुपचाप कार में बैठ गई। जयराज कार की डिग्गी में रखे गिफ्ट बॉक्स को देखकर चुपचाप कार में बैठ गया। अर्पिता कार में बैठी, जयराज भी कार में बैठा और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार में बैठते ही अर्पिता ने पीछे मुड़कर मासा और अभिमन्यु की ओर देखा, जो अभी भी उसकी कार को जाते हुए देख रहे थे। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहाँ अपने मायके से ससुराल वापस जाने के लिए अर्पिता गेट पर आकर कार में बैठी। जयराज भी कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी।
कार में बैठते ही अर्पिता ने पीछे मुड़कर माँ और अभिमन्यु को देखा, जो उसकी कार को जाते हुए देख रहे थे। अर्पिता काफी अपसेट लग रही थी। उसने जयराज की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा महत्वपूर्ण काम आ गया था आपको, जो आपने इतनी जल्दबाजी में वापस घर चलने के लिए कहा? जयराज ने जवाब नहीं दिया। अर्पिता ने दोबारा पूछा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जयराज चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, जबरदस्ती हमसे बात करने के बहाने मत ढूंढो। हमें तुमसे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा तो यहाँ आने का मन भी नहीं था, लेकिन क्या करें, तुम्हारे राज परिवार के नाम और रुतबे की वजह से हमें तुमसे शादी करनी पड़ी और इसी वजह से यहाँ आना पड़ा। इतना कहकर जयराज चुप हो गया और आंखें बंद करके गुस्सा कंट्रोल करने लगा। ये बातें अर्पिता के लिए नई नहीं थीं। 2 साल की शादी में पिछले 1 साल से वो लगातार यही बातें और ताने सुन रही थी। शायद उसे इन चीजों की आदत हो गई थी, इसीलिए वो बस थोड़ी उदास हुई और कुछ नहीं बोली। जयराज ने फिर अर्पिता की तरफ देखा। उसे अर्पिता के हाथ में कुछ नजर आया। उसने अर्पिता के हाथ में पकड़े ज्वेलरी बॉक्स को घूरते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अर्पिता ने ज्वेलरी बॉक्स खोला और डायमंड नेकलेस पर हाथ फेरते हुए कहा, ये अभिमन्यु भाई ने गिफ्ट दिया है। जयराज ने उस डायमंड नेकलेस को देखकर मन ही मन कहा, बस इन्हीं महंगे गिफ्ट्स की वजह से तो मैं इसके साथ हूँ, वरना कब का छोड़ दिया होता। अर्पिता जयराज को उदास होकर देख रही थी। जयराज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अर्पिता ने कार की सीट टेक लगाकर चुपचाप बैठ गई। अर्पिता के जाने के बाद अभिमन्यु चुपचाप अपने कमरे में आया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया। तभी उसे इप्शिता का ख्याल आया। वो कितनी उदास लग रही थी और उसका उदास चेहरा याद करके अभिमन्यु इप्शिता के बारे में सोचने लगा। अभिमन्यु ने मन में कहा, अब तो हमारी शादी की डेट बढ़ गई है। शादी में 1 महीना है, इप्शिता खुश हो गई होगी और अब वो इतनी अपसेट नहीं होगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है। एक काम करता हूँ, अभी उन्हें कॉल करके उनका हालचाल पूछ लेता हूँ, तो मेरे दिल को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अभिमन्यु ने जल्दी से शावर लिया और फ्रेश होकर अपने बाल पोंछते हुए कमरे में आकर बैठ गया। बेड पर बैठते ही उसकी नज़र साइड में रखे मोबाइल पर पड़ी। उसने तुरंत इप्शिता को कॉल लगा दिया। बेल बज रही थी, लेकिन इप्शिता ने कॉल रिसीव नहीं किया। अभिमन्यु थोड़ा परेशान होते हुए बोला, ये इप्शिता को क्या हुआ? हमारा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं? अभिमन्यु ने एक बार फिर इप्शिता को कॉल किया, लेकिन इस बार भी इप्शिता ने कॉल पिक नहीं किया। अभिमन्यु अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, आखिर बात क्या है? कहीं इप्शिता किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? अभिमन्यु का दिल थोड़ा घबराने लगा। उसने अपने फोन की तरफ परेशानी से देखा और मन में बोला, आई होप सब कुछ ठीक हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। और पता नहीं क्यों वो फोन कॉल रिसीव नहीं कर रही। उसी तरफ इप्शिता चुपचाप खोई हुई सी उदास और मायूस होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसने 2 बार अभिमन्यु का कॉल आते हुए देखा, लेकिन एक बार भी रिसीव नहीं किया, क्योंकि उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसने अपने मोबाइल फोन को चार्ज पर लगाते हुए कहा, अब ये मिस्टर अभिमन्यु हमें फोन क्यों कर रहे हैं? हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर इप्शिता ने अपना फोन टेबल पर रखकर वॉशरूम चली गई। नंदिनी अपना बचा हुआ सामान पैक कर रही थी। वो वापस कमरे में आई। उसने देखा इप्शिता कहीं नहीं थी। तभी उसने इप्शिता को आवाज लगाते हुए कहा, ईशु कहाँ हो तुम? इप्शिता ने नंदिनी की आवाज सुनकर जवाब दिया, नंदिनी हम यहाँ वॉशरूम में हैं। नंदिनी बेड पर बैठ गई। तभी उसने इप्शिता का मोबाइल फोन देखा जो रिंग हो रहा था। नंदिनी इप्शिता के फोन के पास गई। मोबाइल फोन उठाकर नंदिनी ने देखा कि अभिमन्यु का कॉल आ रहा था। उसे लगा कि इप्शिता को शायद रिंग सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि वो वॉशरूम में थी। नंदिनी फोन उठाते हुए बोली, ये ईशु भी ना पता नहीं कब से वॉशरूम में है और इसके फोन पर अभिमन्यु जीजू की इतनी सारी मिस कॉल्स। ये लड़की पता नहीं ऐसा क्यों करती है। हो सकता है वो जानबूझकर कॉल इग्नोर कर रही हो। इतना बोलकर नंदिनी ने अभिमन्यु का फोन कॉल रिसीव करने के बारे में सोचा। वो कॉल रिसीव करने जा ही रही थी, तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा, लेकिन क्या मेरा अभिमन्यु जीजू का कॉल रिसीव करना ठीक होगा? क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? नंदिनी ये बात सोच ही रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा,
अभिमन्यु जीजू ने तो हमेशा इप्शिता की मदद ही की है, तो फिर वो अगर इप्शिता से बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी बात हो सकती है। और ये लड़की अभी इतनी अपसेट है, ये तो बात करेगी नहीं। एक काम करती हूँ, मैं ही कॉल रिसीव कर लेती हूँ। नंदिनी ने इतना सोचकर अभिमन्यु का कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, अभिमन्यु ने हड़बड़ाते हुए पूछा, इप्शिता कहाँ थी आप? इतनी देर से हमने कितनी बार आपको कॉल किया, लेकिन आपने हमारा कॉल रिसीव ही नहीं किया। आप ठीक है ना? अभिमन्यु को इतना घबराते देखकर नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, जीजू मैं बात कर रही हूँ। नंदिनी आप? इप्शिता कहाँ है? ये उनका फोन है, तो आपने उनका फोन रिसीव क्यों किया? नंदिनी ने सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी जीजू, वो एक्चुअली इप्शिता थोड़ी अपसेट है और इस टाइम वो वॉशरूम में है, इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इस टाइम किसी से बात नहीं करेगी, तो शायद वो आपसे भी बात ना करे। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने तुरंत नंदिनी से पूछा, इप्शिता अपसेट है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? वैसे भी अब तो शादी की डेट भी बढ़ गई है, अब शादी 1 महीने बाद है, उसके बाद भी वो अपसेट है, ऐसा क्या हो गया? नंदिनी ने जवाब दिया, वो एक्चुअली भले ही शादी की डेट बढ़ गई हो, लेकिन इप्शिता के माँ बाप उसे एग्जाम देने के लिए यूनिवर्सिटी जाने नहीं दे रहे हैं। इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। सुबह से उसने मुझसे भी ठीक से बात नहीं की है। वैसे भी जीजू, इप्शिता तो एग्ज़ाम दे नहीं पा रही, लेकिन मुझे तो एग्ज़ाम देने हैं ना, इसलिए मैं कल वापस जा रही हूँ। और इप्शिता ने अपने माँ बाप से बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ उसे मेरे साथ जाने से मना कर दिया। इप्शिता इस टाइम बहुत अपसेट है। नंदिनी ने अभिमन्यु को पूरी बात बता दी। उसने जैसे ही ये पूरी बात सुनी, उसने अपने मन में कहा, अच्छा तो यही रीजन है जिस वजह से इप्शिता मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अभिमन्यु ये बातें सोच रहा था। उसने नंदिनी से पूछा, नंदिनी आप कल वापस जा रही हैं ना? नंदिनी ने बताया, हाँ जीजू, मेरी कल दोपहर की फ्लाइट है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप भी मुझसे मिलने आएंगे? अभिमन्यु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप जा रही हैं, हम आपको सी ऑफ करने तो आ सकते हैं। वैसे आप एक काम करिएगा, कल आप इप्शिता को भी अपने साथ लेकर आइएगा। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, उसने अभिमन्यु को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो मतलब आप मुझसे मिलने नहीं बल्कि ईशू से मिलने आएंगे? अभिमन्यु ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, हम तो बस उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि नंदिनी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कोई बात नहीं जीजू, वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप इप्शिता के बारे में इतना सोचते हैं। ठीक है, मैं कल उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले आऊंगी। अभिमन्यु ने नंदिनी की बात सुनकर उसे थैंक्स बोलते हुए कहा, थैंक यू सो मच। नंदिनी ने कहा, अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है जीजू, आप बस हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड का ऐसे ही ध्यान रखिएगा। ओके, अभी मैं कॉल रखती हूँ और कल आपसे मिलती हूँ। अभिमन्यु ने भी हामी भरी और फोन रख दिया। नंदिनी ने इप्शिता का फोन वापस टेबल पर रखते हुए कहा, आई होप मेरे जाने के बाद जीजू इप्शिता को संभाल लें। नंदिनी ये बात सोच ही रही थी, तभी इप्शिता वॉशरूम से बाहर निकल कर आई और चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ गई। नंदिनी ने उसे पूछा, ईशू कल मैं वापस जा रही हूँ, तो मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक तो चलोगी ना? जैसे ही इप्शिता ने ये बात सुनी, उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चलेंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु से फोन पर बात करने के बाद नंदिनी ने इप्शिता का फोन टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद जीजू इप्शिता का ख्याल रखेंगे। ये बात नंदिनी के दिल की सच्ची बात थी। इतने में इप्शिता बाथरूम से बाहर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई। नंदिनी ने पूछा, ईशू कल मैं वापस जा रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने चलोगी ना? ये सुनकर इप्शिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चलूंगी, ये पूछने वाली बात भी है क्या? नंदिनी ने तुरंत कहा, अरे मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, मुझे लगा तू इतनी परेशान है और मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, तो शायद तू मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी ना आए। इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, हम तुझसे नाराज क्यों होंगे, और इसमें तेरी कोई गलती भी नहीं है। हम तुझे छोड़ने जरूर आएंगे, और हम तो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम तू अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना। इतना बोलकर इप्शिता उदास हो गई। नंदिनी ने उसे बगल से गले लगाते हुए कहा, यार इप्शिता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती, आंटी और अंकल को मना पाती, लेकिन जब अंकल आंटी तुम्हारी बात नहीं सुन रही हैं तो मेरी बात कहाँ सुनेंगे? नंदिनी की बातें सुनकर इप्शिता ने कहा,
कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी को मनाने की, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। इतना कहकर इप्शिता और भी परेशान हो गई। नंदिनी ने इप्शिता को दिलासा देते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है। और देखना, अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों हमेशा की तरह साथ मिलकर एग्जाम क्लियर करेंगे। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने रूखेपन से हंसते हुए कहा, झूठी उम्मीदें लगाना छोड़ दिया है मैंने अब। नंदिनी, तुम भी मुझे दिलासा देने के लिए इस तरह की बातें मत बोलो। नंदिनी इप्शिता की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नंदिनी ने बिना कुछ बोले इप्शिता को गले लगा लिया। इप्शिता बहुत परेशान थी और नंदिनी उसे गले लगाए लेटी हुई थी। उसने इप्शिता के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, देखो, कल मैं जा रही हूँ और तुम मुझसे रोज बात करोगी, ठीक है? और इस तरह परेशान मत रहना, वरना मुझे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारी ही टेंशन होती रहेगी। इप्शिता नंदिनी की बातें सुन रही थी, लेकिन जवाब नहीं दे रही थी। नंदिनी ने इप्शिता का चेहरा अपनी ओर करा। उसने उसका चेहरा घुमाते हुए कहा, ईशु, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं क्या बोल रही हूँ? तुम मुझसे रोज बात करोगी या नहीं? इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखकर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, बस तुम और उदय भाई ही हो जो मुझे इतना प्यार करते हो, वरना मॉम डैड को तो सच में मेरी कोई परवाह नहीं है। उदय भाई सही कह रहे थे, मुझे इस शादी के लिए मानना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये शर्त रखनी चाहिए थी कि मेरे एग्जाम होने के बाद ही मैं शादी करूंगी। मैंने इमोशनल होकर मम्मी पापा के बारे में सोचकर बेवकूफ़ी भरा फैसला ले लिया, जो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया है और कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा। ये बात बोलते हुए इप्शिता का चेहरा एकदम रुआंसा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और नंदिनी भी खुद को लाचार महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद नहीं कर पा रही थी, जबकि वो उसकी मदद करना चाहती थी। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते ईशु, लेकिन अब मुझे उम्मीद है तेरी आने वाली जिंदगी अच्छी होगी। नंदिनी इतना बोलकर इप्शिता की तरफ देखने लगी। इप्शिता ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, अब हम अपनी जिंदगी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, ना उम्मीदें होंगी और ना ही हम दुखी होंगे। इप्शिता के मुंह से ये बात सुनकर नंदिनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते हैं, देखना, तेरी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी। अभिमन्यु जीजू तेरा हर सपना पूरा करेंगे। इप्शिता ने नंदिनी की इस बात को अनसुना कर दिया और आंखें बंद करते हुए कहा, नंदिनी, हमें नींद आ रही है। नंदिनी ने इप्शिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो ठीक है, सो जाओ फिर, हम भी अपनी पैकिंग करके सो जाएंगे। इप्शिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। नंदिनी भी थोड़ी बहुत पैकिंग करके सोने ही वाली थी कि उसे प्यास लगी। उसने पानी का ग्लास उठाया, लेकिन देखा कि जग में पानी नहीं था। तो नंदिनी जग उठाकर कमरे से बाहर निकली और सीधे किचन की ओर पानी लेने गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। नंदिनी फ्रिज की ओर बढ़ रही थी। फिर से उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदिनी आगे आई और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। जैसे ही उसने फ्रिज बंद किया, वहां कुछ गिरने की आवाज आई। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई खड़ा था। किचन में बहुत अंधेरा था, इसलिए नंदिनी उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई। उसे सिर्फ एक काली परछाई दिखी। वो घबराकर चिल्लाने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। किचन में लाइट नहीं जल रही थी, वो ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन करीब आने पर नंदिनी ने उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उदय था। उदय ने नंदिनी के मुंह पर हाथ रखा हुआ था और उसे चुप रहने का इशारा किया। वो उसके कान के पास गया। नंदिनी उदय को हैरत से देख रही थी। उदय नंदिनी के कान में कुछ बोलने वाला था कि उसकी नाक नंदिनी की गर्दन पर छू गई और नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। तभी उदय ने गहरी आवाज में कहा, कृपया नंदिनी, चिल्लाइएगा मत, वरना सब लोग जाग जाएंगे। नंदिनी ने धीरे से उदय का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए थोड़ी हैरान होते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में? उदय नंदिनी की आंखों में देख रहा था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उदय नंदिनी के इतने करीब था कि वो उसके चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। जब उदय ने जवाब नहीं दिया तो नंदिनी ने खुद ही समझाते हुए कहा, हम तो बस पानी लेने आए थे, लेकिन आप? नंदिनी की बात सुनकर उदय 2 कदम पीछे हटा। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए धीमी आवाज में बोला, नंदिनी, आप कल वापस जा रही हैं ना?
नंदिनी ने उदय की प्यार भरी नजरें महसूस की और उसे अच्छा लगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, मुझे लगा आपको तो पता होगा, आप इस तरह से पूछ रहे हैं। उदय ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक डब्बे को नंदिनी के सामने करते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, हम बस कंफर्म कर रहे थे क्योंकि कल हमारी ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। हमें सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, इसलिए हम आपको सी ऑफ करने नहीं आ पाएंगे। और इतने दिन आप यहाँ थीं तो हम आपको अच्छे से अलविदा कहना चाहते थे, लेकिन मीटिंग की वजह से। ये बोलते हुए वो काफी उदास लग रहा था। उदय बोल ही रहा था कि नंदिनी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, इट्स ओके, और काम तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? हमें नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। नंदिनी ने उस गिफ्ट डब्बे की तरफ देखते हुए कहा। नंदिनी की नजर गिफ्ट डब्बे पर पड़ते ही उदय बोला, वह असल में इशू इस समय बहुत परेशान है, तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट देना भूल जाएगी, इसलिए हमने आपके लिए ये छोटा सा तोहफा खरीदा है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। और वैसे भी अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना। नंदिनी ने ये बात सुनकर उदय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, आप इप्शिता के भाई हैं और इतने दिनों में हम दोस्त तो बन ही गए हैं, लेकिन उसके लिए इस गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी। उदय ने उस गिफ्ट की तरफ देखते हुए कहा, हम बड़े प्यार से आपके लिए लेकर आए थे, कृपया इसे ले लीजिए। उदय ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की तो नंदिनी ने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस गिफ्ट को लेते हुए कहा, ओके, थैंक यू सो मच। जैसे ही नंदिनी ने वो गिफ्ट लिया, उदय के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। नंदिनी ने जग में पानी लिया और किचन से बाहर जाने लगी। उदय वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। नंदिनी किचन से बाहर निकलने से पहले एक बार पीछे मुड़ी और उदय की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उदय उसकी मुस्कान देखकर खुश हो गया और अपने कमरे में चला गया। नंदिनी जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने उस गिफ्ट डिब्बे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, इप्शिता के भाई ने हमारे लिए इतना सोचा, हमें बहुत अच्छा लगा। नंदिनी इतना बोलकर उस डिब्बे की तरफ देखने लगी और उदय के बारे में ही सोच रही थी। उदय का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ से वापस जाने पर उसे कोई गिफ्ट भी देगा। उसे नहीं लगा था कि वो किसी के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई उसके बारे में सोचेगा, इप्शिता को छोड़कर।